हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, यह हमारी जो है सीटेट, यूपी टेट और जितने भी चाहे सुपर टेट हो गया, जितने भी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम होते हैं या जहाँ भी हिंदी आती है, सभी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग इस क्लास को तो छोड़ा ही मत करिए, पर डे लिया करिए। हिंदी की क्लास 2 क्लास चलती है, एक 11 बजे चलती है, एक आपको 5 बजे देखने को मिलती है। तो आप दोनों क्लास में ज़रूर जुड़ा करिए विद डिटेल के साथ। यहाँ मैं जो है जितना आपके टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम आए हुए हैं उसको करवाता हूँ, और वहाँ पर भी जो हो वनडे एग्ज़ाम में, चाहे आपके हाई से लेवल होगा, चाहे पीसीएस लेवल हो गया, किसी भी लेवल का, लोअर पीसीएस तक के लेवल के मैं क्वेश्चन वहाँ पे हिंदी का कराता हूँ। ठीक है, आरओ तक का क्वेश्चन कराता हूँ 11 बजे वाली क्लास में। ठीक, तो दोनों क्लास को लीजिए। हिंदी इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आपका एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा भाषा एक विषय है, तो भाषा एक क्या है, कैसा विषय है बताइए। सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस है या चुनौतीपूर्ण है। तो भाषा एक किस तरह का, एक व्यवहारिक है। कैसा है, भाषा एक व्यवहारिक विषय है, क्योंकि भाषा ही परिवेश बनाती है। जो भाषा ही हमारी है, इसके द्वारा ही हमारा क्या होता है, एक परिवेश का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, परिवेश का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, परिवेश का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और एवं भाषा के माध्यम से हम व्यवहारिकता क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, 23। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको विजिबल हैं। ठीक है, चलिए अब विजिबल होंगे। बताइए कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। ए क्या होती हैं, भाषिक। ए पार्ट कह रहा है, ये भाषिक नियम सिखाती हैं। ये बी कह रहा है कि बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों में कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। तो इसका आप पढ़ लीजिए। कहानी हमको क्या करती हैं, तो कहानी नियम बताती नहीं है। कहानी खाली जो समय उसका उपयोग में मदद नहीं करती है, और ना ही ये पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण हिस्से। तो खाली जो कहानियाँ होती हैं, ये हमारा डी पार्ट, ये बच्चों के कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता और चिंतन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। ठीक है, हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। जो व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि की विशेषता क्या है। आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें क्या करते हैं, उदाहरण बताते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल को बताते हैं, फिर हम क्या करते हैं, नियम बताते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल फिर नियम बताते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या करते हैं, एक निगमन विधि होती है, इसमें सबसे पहले हम नियम बताते हैं। ठीक है, नियम बताते हैं, नियम के बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या, पहले नियम बताते हैं, बिल्कुल गलत बात है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट 33 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिनट, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैंने तो बता दिया, आगे भी हम कुछ लिखा है। पहले नियम का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्या कर रहा है, पहले नियम का विश्लेषण करते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में नियमों का निर्माण करने से पहले नियमों के विश्लेषण पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही है, जो नियमों का जो विश्लेषण है उस पर सबसे पहले हम जोर देते हैं। ठीक है, पहले यानी कि एग्जाम्पल पर जोर देते हैं, उसके बाद नियम को बताते हैं। पहले नियम का विश्लेषण बताते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। ठीक, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। 34 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका अभाव होगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। 12 खड़ी के परिचय के, या फिर जो वर्णमाला के क्रमबद्धता का ज्ञान के, या फिर संयुक्ताक्षर के पहचान के, या लिपि परिचय के। बताइए किसकी जो कमी रहेगी तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब किसका अभाव रहेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। क्या करा, 12 खड़ी से अगर हमें परिचय नहीं रहेगा, 12 खड़ी से हमें परिचय नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके अभाव में हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, 12 खड़ी में अगर आपका अभाव से हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 12 खड़ी सीखने में प्राथमिक इकाई है। 12 खड़ी के परिचय में अभाव में ज्ञान का जो अक्षर ज्ञान का संभव नहीं। जब तक हम 12 खड़ी नहीं सीखेंगे तब तक हमें अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है। यौगिक का मतलब 2 चीज़ों से जुड़ के क्या बना हुआ। ठीक है, जैसे गणेश शब्द में, या चमक, मानवता, या अपयश। बताइए कौन सा इसमें यौगिक है।
बताइए फटाफट। तो अपयश हमारा दो शब्दों से बना है। अप यश जो हमारा, तो एक हमारा इसमें क्या अप है और एक क्या हमारा यश है, दो शब्दों से मिलकर बना कि नहीं अपयश। बताइए अपयश जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, जैसे हिमालय, हिमालय, ठीक है। तो ये भी हमारा दो शब्दों से, एक तो हिम हो गया और प्लस एक क्या हो गया आलय हो गया, ठीक है, आलय, ठीक ठीक। तो ये राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 36। बताइए 36, क्वेश्चन नंबर 36, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बताइए। चलिए सखी, सखी एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द क्या है। सखी, सखी किसका है बताइए। सखी किस एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द क्या है बताइए। अली है, भौरा है, दोस्त है या मित्र है। बताइए 36 का। तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अली। अली का समानार्थी, सखी शब्द का समानार्थी क्या होता, अली होता है। इसका समानार्थी क्या होता, अली होता है, ठीक है, अली, ठीक, क्या होता, अली होता है, क्या होता, अली होता है। एवं अन्य समानार्थी शब्द जैसे सहेली हो गया, सहचरणी हो गया, संगिनी हो गया, सहचरी, सजनी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अली हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37। 37 क्या कह रहा, मातृभाषा, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, भौतिक तत्वों को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना या पढ़कर समझने की योग्यता अर्जित करना। बताइए 37 का। तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, विषय वस्तु का ज्ञान या इसका उद्देश्य नहीं होता, ठीक है, क्या या इसका उद्देश्य नहीं होता, बाकी सभी क्या होते हैं हमारे उद्देश्य हैं। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 38। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ जो का स्थान होता है, ड़, तो च जो होता है, च वर्ग जो होता है वह किससे बोला जाता है, तो तालु से, ठीक है। और क वर्ग जो होता है वो किससे बोला जाता है, आपको पता होगा, कंठ से, कंठ से। और च हो गया, ता हो गया, ट वर्ग जो पूरा बोला जाता है, ट वर्ग, ये किससे बोला जाता है बताइए, मूर्धा से, ठीक है, मूर्धा से, ठीक। और ट वर्ग, त वर्ग किससे बोला जाता है, त वर्ग जो होता है दंत से, दंत से, ठीक। और प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है, किसे, ओष्ठ से। जो हमारे पांचवें अक्षर होते हैं, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, ठीक है, अंगा, इया, ड़ हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, नाक से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नाक, ठीक है, क्या आ जाएगा, नासिक आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रस निष्पत्ति से संबंध नहीं है। निष्पत्ति से क्या होता है, संबंध नहीं होता है। विभाव, संचारी भाव, अनुभाव ये सभी हैं, लेकिन अभाव नाम का कोई निष्पत्ति रस नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बता दिए। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है। भिन्न जिसके अर्थ भिन्न है, रश्मि, अंशु, निकेत, मयूख। बताइए, बताइए फटाफट। 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो निकेत शब्द का अर्थ क्या होता है, भवन होता है, ठीक। इसका क्या अर्थ होता है, भवन होता है। बाकी सभी हमारे किसके पर्यायवाची हैं, तो बताइए किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, निकेत का होता है भवन, भवन, घर, गृह, आलय, ठीक है, ये सभी हमारे किसके हैं, भवन के हैं, ठीक है, निकेत के हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 41। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है। तुरंग, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व, अश्व, तुरंग, बाजी, बाजी, घोटक, घोटक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, घोड़े के पर्यायवाची। सैंधव क्या होता है, सैंधव भी होता है, ठीक है, सैंधव भी इसी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सैंधव सभी किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, घोड़ा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। शेर का क्या होता है, शार्दुल होता है, ठीक है, केसरी होता है, केहरी होता है। हाथी का हस्ती होता है, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए।
कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बताइए, बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है इसमें, प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है इसमें, प्रधान होता है। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसमें तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन, बताइए त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो द्विगु है। इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, त्रिभुवन हो गया, चौराहा हो गया, चौराहा हो गया, चौमास हो गया। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, द्विगु समास के। ठीक है, निशिदिन, दिन, निशिदिन, महापुरुष, जो महान है पुरुष, पंचानन, पाँच हैं जिसके आनन। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा पंचानन हमारा बिल्कुल डी पार्ट क्या हो जाएगा, 42 का सत्य हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा ना, 42 का क्या हो जाएगा, पंचानन, पाँच हैं जिसके आनन। ठीक है, पंचानन में बहुब्रीहि समास है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि के द्वारा लिखी गई है? तो उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, उर्वशी और पुरुरवा का क्या है, प्राचीन आख्यान है इसमें। ठीक है, चलिए वीर रस किसमें क्या है, प्रधानता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 44। भारत का हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो यह हमारा कौन सा, उदंत मार्तंड है। पहला जो है उदंत मार्तंड था, जिसकी शुरुआत जब कब हुई थी, तो 30 मई 1826 में हुई थी। कहाँ से, तो यह हमारी कहाँ से शुरुआत हुई थी, कोलकाता से शुरुआत हुई थी। ठीक है, जुगल किशोर इसके क्या थे, संपादक थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। अब यहाँ से 45 से 48 तक हमारे क्या गद्यांश दिए गए हैं, इनको हमको पढ़ के क्या करना है, इनका आंसर देना। ठीक, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। आज दुनिया ने क्या किया, कुछ हासिल किया है, लेकिन मानवता के प्रति प्रेम की घोषणा के होते हुए भी उनकी बुनियाद उन खूबियों की जगह जो आदमी और इंसान बनाती है, नफरत और हिंसा पर ज़्यादा रही। लड़ाई, सच्चाई और इंसानियत से इनकार है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लड़ाई और टालना मुमकिन ना हो, ठीक है, लेकिन उसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें सिर्फ आदमी की जान ही नहीं ली जाती है, बल्कि जानबूझकर लगातार नफरत और झूठ प्रचार किया जाता है, और धीरे धीरे ये बातें लोगों की आम आदत हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के बहाव में नफरत और झूठ के इशारों पर चलना बहुत खतरनाक होता है। उससे ताकत की बर्बादी होती है, दिमाग संकरा और विकृत हो जाता है, और सच्चाई देखने में रुकावट होती है। दुख की बात यह है कि आज हिंदुस्तान बहुत सख्त नफ़रत है। गुजरा ज़माना हमारा पीछा करता है और मौजूदा ज़माना उसे भिन्न नहीं है। ठीक है, तो आप बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं। बताइए फटाफट, मानव मात्र की जो मानसिक पृष्ठभूमि किन अवगुणों पर आधारित है? बताइए, किन अवगुणों पर आधारित है? सत्य और करुणा, मानवता, नफरत और हिंसा, सच्चाई और प्रेम। तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो किस पे है? नफरत और हिंसा पर। गद्यांश में लिखा हुआ गया है नफरत और हिंसा पर। नेक्स्ट चलिए फटाफट इसको करते हैं हम लोग, ज़्यादा समय इस पे नहीं लेंगे। युद्ध किन गुणों के विरोध से पैदा होता है? जो युद्ध होता है किन गुणों के विरोध से पैदा होता है? धन एवं ऐश्वर्य के, कीर्ति एवं ऐश्वर्य के, सत्य एवं मानवता से, पद एवं प्रतिष्ठा से। युद्ध के गुणों का विरोध कैसे पैदा होता है? तो यह हो जाएगा हमारा बिल्कुल, बताइए 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी हमारा सी पार्ट, सत्य एवं मानवता से, सत्य एवं मानवता से। नेक्स्ट आ जाइए, घृणा और सत्य के मार्ग पर चलने से क्या अवगुण उत्पन्न होते हैं? बताइए 47 का कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? बताइए 47 का, तो दिमागी संकरापन हो जाता है। क्या होता है? दिमागी संकरापन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बता दिए, युद्ध होने से क्या मूलभूत हानि होती है? मात्र धन की हानि होती है, मात्र जन की हानि होती है, मात्र बल की हानि होती है, नफरत एवं झूठ का प्रचार होता है। बता दीजिए 48 का। तो 48 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी, नफरत एवं झूठ का क्या होता है? प्रचार होता है। नफरत एवं झूठ का क्या होता है? इसमें प्रचार होता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो जो घुमक्कड़ थे इनके जो प्रणेता कौन थे? 49 का, तो घुमक्कड़ के जो है, घुमक्कड़ी किसको कहा जाता था? यात्रा वृत्तांत कौन सबसे ज़्यादा लिखते थे? तो हमारे कौन थे? राहुल संस्कृतायन साहब को क्या कहा जाता था? घुमक्कड़ी कहा जाता था। तो इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। चलिए 50वां चलते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? 50
तो भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा क्या होती है? प्रतीकात्मक है। भाषा क्या है? प्रतीकात्मक है। भाषा मात्र लिखित होती है, गलत बात है। भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है, ये भी गलत है। भाषा अनुकरणहीन माध्यम है, गलत है। भाषा अनुकरणीय होती है और प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 51। यह र ल व में कौन सा व्यंजन है? तो यह र ल व जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 स्पर्शी व्यंजन है और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है और 4 ही हमारे उष्म व्यंजन भी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुलसी ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की है? विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किस भाषा में तुलसीदास द्वारा रचित है? किस भाषा में की गई है? बताइए। किस ब्रज भाषा में किया गया है? किस भाषा में? तो ब्रज भाषा हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, तुलसीदास की रचना ये भी याद रख लीजिए, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। ठीक है, और रामचरितमानस जिसको अवधी भाषा में लिखे थे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। कनिष्क शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कनिष्क शब्द जो है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए, कनिष्क शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए, प्रत्यय क्या होता है? बताइए बताइए, क्या प्रत्यय यूज किया गया? तो बी पार्ट, इष्ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इष्ट प्रत्यय का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। जो प्रत्यय हमारे होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय जो होते हैं एक शब्द के क्या होते हैं? अंश होते हैं, अर्थात शब्दांश होते हैं। इस प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है? कृत हो गया, एक हमारा क्या होता है? तद्धति होता है। ठीक है, तद्धति होता है। ठीक, जो कृत होता है क्रिया के अंत में लगता है। ठीक है, क्रिया के अंत में। ठीक, क्रिया के अंत में। और जो तद्धति होता है वह क्या लगता है? संज्ञा एंड विशेषण के साथ। ठीक, संज्ञा एंड विशेषण के अंत में लगता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप होना, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहाने लगे। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो उल्लू बनाना हमारा क्या है? ये कोई मुहावरा नहीं होता। बाकी हमारे कमर टूटना, दूर के ढोल सुहाने लगा, आस्तीन का सांप होना, ये सभी हमारे क्या है? मुहावरे हैं। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 55। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। ठीक है, इस पंक्ति का कौन सा अलंकार है? बताइए। 55 में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा? श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्या? श्लेष अलंकार है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बता दीजिए। वर्णिक छंद, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। जो वर्णिक छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 26 वर्ण। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए एक और हम लोग के पास गद्यांश है जिसमें 4 दिए हैं, उसको पढ़ के हम लोग क्या देना? आंसर देना। ठीक है, 57 से लेकर 60 तक। चलिए पढ़ते हैं। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। क्या? वह नहीं जानता जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ज़िंदगी का असली मज़ा किसके लिए, किनके लिए है? जो आराम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। बताइए कौन सा इसका राइट हो जाएगा? 57 का। तो जो परिश्रम करते हैं जीवन का असली मज़ा उन्हीं के पास है। ठीक है, ये पूरा गद्यांश हमारा कहता है। ठीक, उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया? श्रम को, प्रकृति के, भाग्य को, जीवन को। तो किसके बात के बताया गया? श्रम की बात की गई है। ठीक, इसकी श्रम की बात की गई है। ठीक, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या होता है? अमृत वाला, बताइए अमृत वाला का तात्पर्य क्या होता है? तो जीवन का सार से। ठीक, किससे? जीवन के सार से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, बता दीजिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय है। जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय है। रेगिस्तान में रहना, धूप सेंकना, बीमार होना या कड़ा परिश्रम करना। बताइए
तो क्या हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे 30 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, अगर आप 29, 28, 27 अगर सही कर रहे हैं तो आज का पेपर बहुत ही आसान था, आप लोग कर सकते थे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक, तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस तरह से सपोर्ट और प्यार, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे आप लोग क्विज की बात करते थे, क्विज स्टार्ट कर दिया गया है, 6:30 पे हमारा क्विज भी होता है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।